तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ऑफिशियल में। दोस्तों हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं सीआईपी रांची के बारे में। ठीक है, सीआईपी रांची एक बहुत बड़ी संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची कांकेर में स्थित है। और देखिए, मैं जब थोड़ा बहुत रिसर्च किया सीआईपी के बारे में, थोड़ा बहुत क्या बहुत ही रिसर्च किया है यार, 2-3 घंटा रिसर्च किया। उसके बाद पता चला कि वार्ड अटेंडेंट का ये जो पोस्ट होता है, ठीक है, इसके लिए इससे पहले अभी हाल ही में बाबा फरीद इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी है पंजाब में, वहाँ पे हुआ था। कहाँ पे? बाबा फरीद विश्वविद्यालय। ठीक है, वहाँ पे वार्ड अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था। उससे पहले कुछ बाबा फरीद के किस्से सुना देता हूँ। तो यार थोड़ा सा खांसी हो गई है। बाबा फरीद जब किसी को दुआ देते थे, ठीक है, फरीद बाबा या फिर बाबा फरीद नाम सुने होंगे, तो वे बोलते थे जा तुझे इश्क हो। अजीब यार, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा ही दुआ देते थे, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, सही में। बाबा फरीद जब किसी को दुआ देते थे तो क्या बोलते थे? जा तुझे इश्क हो। अच्छा है। चलिए, वहाँ पे जो वार्ड अटेंडेंट का एग्जाम हुआ ना, अब बात करते हैं मुद्दे की। तो वहाँ पे जो वार्ड अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या क्या पूछा गया था वो मैं बता देता हूँ। वहाँ का तो पंजाबी भाषा था, तो पंजाब में पंजाबी ही चलता है, पंजाबी भाषा में क्वेश्चन था। वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन थे, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन थे उनमें साइंस था। ठीक है, 80% साइंस था और 20% में था उनका स्टेट जीके था, उसके राज्य का जीके। ठीक है, यानी कि पंजाब का जीके। और बाकी मतलब कि 10 पंजाब के जीके थे और 10 थे आपके, जितने भी मार्क्स का था। 100 नंबर या 80 नंबर का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो जितना भी मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैक्सिमम जो थे वहाँ पे, मैंने नहीं देखा कितना मार्क्स का एग्ज़ाम था, बस देखा कि साइंस के क्वेश्चन थे, फिर देखा कि वहाँ पे स्टेट जीके के क्वेश्चन थे, और फिर आपके मैथ के क्वेश्चन थे। ये 3 टाइप से वहाँ पे क्वेश्चन थे। मैथ के ज़्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन थे, 80% साइंस के ही क्वेश्चन थे और मैक्सिमम बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपका फिर स्टेट जीके के लगभग 10-15 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से पूरा बटा हुआ था। अब हम लोग अभी तो केवल साइंस ही पढ़ रहे हैं जी, डेली के डेली साइंस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ झारखंड स्टेट का भी आपको स्टेट जीके करवा दिया जाए। क्यों, कैसा रहेगा? कमेंट बताइएगा। ठीक है, वैसे वीडियो हम लोग सुबह से शुरू कर देंगे, डेली 15-20 वीडियो करेंगे ना। तो अभी एग्जाम है 10 दिन में लगभग 200-300 जीके हो जाएगा ना, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, और मैं भी डिसाइड कर लेता हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। सीआईपी रांची, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। यार बार बार बोल के क्या मजा, क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन है कि कोबाल्ट नाम की जो धातु है वह किस में पाई जाती है, किस विटामिन में पाई जाती है? तो दोस्तों कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका केमिकल नाम है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, और इसकी कमी से पुरुषों में रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। क्वेश्चन है कि पित्त यानी कि बाइल का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो दोस्तों पित्त का जो निर्माण होता है वह होता है यकृत में, यानी कि लीवर में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है वो बताना है। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो आंवला और खट्टे फल। ठीक है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सभी को नोट करते जाइएगा, बाकी आपकी मर्जी यार। हाँ ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोग नोट कर रहे होंगे, मेरी बातों को थोड़ा बहुत पालन करते होंगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन अनुमान लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वायरस, ये जो है वायरस जनित इनमें से कौन सा रोग है? तो देखिए यहाँ पे वायरस जनित रोग कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, बाकी टाइफाइड आपका बैक्टीरिया कारण होता है, हैजा भी बैक्टीरिया कारण होता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो बुक है किसने लिखा है? तो दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन बोलते हैं कि जब हम लोग किसी क्रिया को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तब क्या होता है कि उसी तरह हमारा बॉडी या दिमाग काम करने लगता है।
इनका प्रमुख कथन है कि जिराफ जो लंबा हुआ है उसकी गर्दन वह बार बार ऊपर की ओर गर्दन को करते रहा, इसलिए उसका गर्दन लंबा हो गया जिराफ का, ऐसा कहा जाता है, डार्विन का कहना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं या फिर क्या है। तो देखिए बैक्टीरियोफेज हम लोग तब बोलते हैं जब वायरस जो विषाणु को भक्षण कर ले, यानी कि कुछ ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाते हों, या फिर भक्षण करना का मतलब वही समझ लीजिए जो खा जाता है या फिर मार देता है। कुछ ऐसे वायरस जब दिया जाता है बॉडी में कि आपके बैक्टीरिया को, जीवाणु को मार दे, तो उसके बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया है कि उपापचयी एंजाइम, उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, यानी कि किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखिए उपापचयी एंजाइम किस में नहीं पाया जाएगा दोस्तों, विषाणु, ये वायरस में नहीं पाया जाता है। देखिए विषाणु जो होते हैं ना, यह एक निर्जीव होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये किसी की बॉडी में एंटर करते हैं, किसी के शरीर में एंटर करते हैं, तब उनमें जीवन आ जाता है। बोलते हैं ना कि जान में जान से आ जाए, बस वायरस उसी तरह होते हैं, यार तू आ जा ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सबसे बड़ा विषाणु इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों पॉक्स जो वायरस होता है, पॉक्स विषाणु, यह सबसे बड़ा वायरस होता है और इसका आकार होता है 300 mm का। ठीक है, कितना mm? 300 mm का आकार होता है पॉक्स वायरस का। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वायरस होते हैं यार। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति नामक ये जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो दोस्तों स्पीसीज का ही रिलेटेड है जीवन की उत्पत्ति, इसको ऑपेरिन ने लिखा है, ऑपेरिन। ठीक है, आगे देखते हैं। और ऑपेरिन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो कि इस बारे में सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे उद्भव के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या हैं। जब कार्बोहाइड्रेट पच जाता है तब उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद मोनोसैकेराइड बनता है। ठीक है, एक डाइसैकेराइड भी होता है, उसके बारे में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यार कुछ डकारे आ रही है इसीलिए सॉरी। क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में अधिक आवश्यकता हमें प्रदान करता है या फिर अधिक आवश्यक है। तो दोस्तों जब भी हमें बॉडी में न्यू कोशिकाएं डेवलप करनी होती हैं तो प्रोटीन मदद करता है, इसलिए बच्चों को प्रोटीन खिलाना चाहिए ताकि उनकी हाइट बढ़े जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब मेरी हाइट तो भाई शॉर्ट हाइट हो गया था, मैंने प्रोटीन नहीं मिला था यार, बचपन में बहुत गरीबी थी, क्या बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। जो प्रोटीन होते हैं वे शरीर में किस रूप में संचरित होते हैं। तो दोस्तों हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, एमिनो एसिड बन जाता है। ठीक है, और ये एमिनो एसिड वह यूनिट होती है छोटी इकाई, और टोटल 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं, और हमारे बॉडी को 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 12 हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं और 8 हम लोग बाहर से लेते हैं। ठीक है, भोजन के माध्यम से, बाय फूड एंड एनी अदर, जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं। क्वेश्चन है कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। तो दोस्तों शरीर हमारा जो बॉडी है इसमें यूरिया का संश्लेषण होता है हमारे यकृत में, लिवर में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन इकाई क्या है, यानी कि उत्सर्जन की इकाई क्या है। तो दोस्तों उत्सर्जन हम लोग एक्सक्रीशन जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो उत्सर्जन की इकाई होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। और यह हमारे किडनी में पाया जाता है। यार खाना खाने के बाद नहीं दिक्कत हो जाता है जब खांसी उसी हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है। देखिए अब ऐसा कौन सा जीव है जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, खून नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी उनमें श्वसन होता है, सांस लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा करते हैं हाइड्रा। ठीक है, कौन करता है, हाइड्रा करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक सामान्य मनुष्य का 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो दोस्तों एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। कितने बार, 14 से 18 बार। ठीक है,
आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है कि श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हमारे श्वसन की जो क्रिया है, सांस लेने की क्रिया, यह नियंत्रित किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगोटा के द्वारा। मेडुला ऑब्लोंगोटा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह एक हमारे मस्तिष्क का भाग होता है, ब्रेन का पार्ट होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र, हमारी आंखों में कौन सी लेंस पर पड़ने वाली किरणों को नियंत्रित कौन करता है। हमारी आंखों में जो लेंस है उस पर जो लाइट जाती है, तो लाइट का कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, तो देखिए नेत्र में जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है, हमारे नेत्र में रंग परिवर्तन का काम भी आइरिस करता है, और वह उसी को सेकेंड लैंग्वेज में अगर दूसरे भाषा में बोलना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। तो मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। यह हमारे मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, यानी कि सबसे लंबी कोशिका मतलब कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशा भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, यानी कि एक मनुष्य है जो कि दिमाग का संतुलन खो बैठा है, बोल रहा मैं कौन हूँ, कहाँ गया हूँ फिल्मों में देखे होंगे। ठीक है, तो उस तरह से अपनी याददाश्त खो बैठा है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों ऐसे मनुष्य में किस मस्तिष्क को प्रभावित हुआ है, देखिए ऐसे जितने भी मनुष्य को होता है इनमें प्रभावित करता है विशेष रूप से आपका परम मस्तिष्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में फोर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और यह हमारे आगे का मस्तिष्क होता है, यहीं पे सारा याददाश्त वगैरह रहता है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि लैंगरहैंस के उद्दीप यानी कि आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं। तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं दोस्तों, अग्नाशय में। ठीक है, इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं। और ये लैंगरहैंस के जो उपद्वीप है यानी कि आइलैंड्स हैं, ये ही इंसुलिन नाम की हार्मोन का स्रावन करते हैं हमारी बॉडी में, जिसके कारण किसी व्यक्ति को अगर यह ठीक से काम नहीं करने लगे तो शुगर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज का पेशेंट है। ठीक है, मैंने एक दिन आपको शुगर लेवल बता दिया था, एक दिन आपको अच्छे से समझा दूंगा जितने भी पैरामेडिकल की चीज़ें होती हैं, लैब की चीज़ें होती हैं, पैथोलॉजिकल लैब की, उन सब चीज़ों को रिपोर्ट दिखा के। ठीक है, क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। देखिए दोस्तों, ये जो वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, यह स्रावित होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसको एक मटर के दाने के बराबर भी कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मानव के बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड होता है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन यही से रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं HGH हार्मोन, इसको बोलते हैं HGH। ठीक है, हाइट ग्रोथ हार्मोन या फिर कुछ बोलते हैं यार, नाम तो भूल गया फुल फॉर्म, सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ा ग्रंथ है यकृत। अगर ऑप्शन में चमड़ा रहे तो चमड़ा को मारना है, यानी कि स्किन को। क्वेश्चन है 25 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बहिस्रावी दोनों है। ठीक है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। तो कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, वही ग्रंथि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। यह हमारा एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। ठीक है, क्वेश्चन है कि गर्भ निरोध गोलियों में अधिकतर क्या पाया जाता है। जब आप लोग तो यूज किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा 1-2 साल में। ठीक है, 1-2 साल नहीं तो 5 साल मैक्सिमम, उसके अंदर तो कर ही लीजिएगा। देखिए जान लीजिए थोड़ा बहुत। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं FSH और LSH, या फिर एस्टेरॉयड और FSH, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और LH, या फिर ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन का यूज करते हैं, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, इसमें मिक्स होता है। ऐसे आप लोग मार्केट में जाएंगे तो दवा का नाम आप लोग दूसरे टाइप से मिलेगा। ठीक है, वो दवा जो होती है वो इन्हीं से मिलकर बनती है।
ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आगे देखते हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन भी होते हैं हमारे बॉडी में। यार सूखा चीज खा के ना थोड़ा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें दोनों लिंग पाया जाता है, एक ही है और दोनों लिंग पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जी, जोंक, लीच इंग्लिश में बोलते हैं। लीच यह एक उभयलिंगी जंतु है, यानी कि इसको आपका किसी के साथ सहवास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जोंक, लीच। और दोस्तों इसके अलावा आप लोग दूसरा ऑप्शन जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, अर्थवर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको यार, अर्थवर्म को हिंदी में केचुआ, केचुआ बोलते हैं। और हम लोग ठेठ भाषा में जब मछली पकड़ने जाते थे तो हम लोग जोंगटी बोलते थे, जोंगटी, ठीक है ना। झारखंड में हम लोग जोंगटी बोलते हैं, मछली पकड़ने के लिए उसका यूज किया जाता था। अब नहीं करते यार, अब गिनना आता है। क्वेश्चन नंबर है 28, इसमें पूछा गया है कि उड़ने वाली पक्षी कौन सी है। तो उड़ने वाली पक्षी कौन सी है, जो नहीं उड़ पाती है, ठीक है, सॉरी, नहीं उड़ने वाली पक्षी कौन सी है। तो देखिए मोर, ये उड़ने वाली पक्षी है, बतख उड़ने वाली पक्षी है, हंस भी उड़ने वाली पक्षी है। ईमू जो है दोस्तों ये उड़ने वाली पक्षी नहीं है। अगर आपके यहाँ पे ऑप्शन में ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग आ जाए तो उसका भी आप लोग राइट आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति, इंग्लिश में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं, इसके जनक कौन है। तो कैरोलस लिनियस दोस्तों द्विनाम पद्धति के जनक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस, ठीक है। 299 का बी सी आंसर हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। ये उसको कार्लेनियस भी आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया है कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है। कुछ जितने भी स्तनधारी होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा बड़ा लक्षण होता है कि इनमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें 2 भागों में बटा होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, ठीक है, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। क्वेश्चन है कि उड़न मछली किसे कहते हैं। यार कौन यहाँ पे ऑटो खड़ा करके यह कर रहा है, उड़न मछली किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए उड़न मछली किसे कहेंगे, एक्सोटिस को, एक्सोसीटस को उड़न मछली कहते हैं, फ्लाई फिश कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में फ्लाई फिश। और जो समुद्री घोड़ा है इसको ट्रू फिश कहते हैं, रियल मछली, ठीक है, वास्तविक मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु के जो शिष्य थे, मतलब कि अरस्तु के गुरु, वो थे सुकरात। और सुकरात मतलब कि सुकरात के शिष्य हो गए, सुकरात का स्टूडेंट हो गया अरस्तु, अरस्तु का स्टूडेंट हो गया प्लेटो, और प्लेटो का स्टूडेंट हो गया आपका वही जो सिकंदर था, विश्व विजय बनने की ख्वाब में आया था। और काफ़ी महान आदमी था यार सिकंदर, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, जो जीता वही सिकंदर, जिगरा था उसमें। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है। वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है किसी भी वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पीसीज, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में फॉस्फोरस पाया जाता है। शरीर में कितने फॉस्फोरस पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमारी हड्डियों में और दांतों में विशेष रूप से फॉस्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों पाया जाता है, यहाँ पे केवल फॉस्फोरस बोला गया है, ठीक है, हड्डियों और दांतों में। हड्डियों को अस्थियां भी बोलते हैं और बोन्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन है कि मानव के लाल रुधिर कणों यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों इनका जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन तक होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम आपका जो आरबीसी है 20 दिन तो बचेगा ही बचेगा, 20 से 120 दिन के बीच में इसका डेथ हो सकता है। मैक्सिमम 120 दिन तक बच सकता है, मिनिमम 20 दिन बचेगा ही बचेगा, ठीक है। इसलिए किसी व्यक्ति को अगर थैलेसीमिया हो जाता है ना तो उसको जल्दी जल्दी ब्लड चढ़ाना पड़ता है। थैलेसीमिया का पेशेंट आपको मालूम होगा अगर आप लोग मेडिकल लाइन से जुड़े होंगे तो, हमारे यहाँ पे आते रहते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट। क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। सबसे जो मजबूत पेशी है वह होती है जबड़े की पेशी, हम लोग एनामिल भी बोलते हैं, दांत का एनामिल, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पूछा गया है कि जो ब्राहा कण है हम लोग का बाहरी कण, यह कठोर लचीला भाग बना होता है, किसका बना होता है। तो देखिए हमारा जो ब्राहा कण होता है यानी कि बाहरी कान, जिसको हम लोग ऐसा ऐसा करके हिला भी सकते हैं, ठीक है, तो यह किसका बना होता है दोस्तों, यह बना होता है उपास्थि का, उपास्थि।
और इसका कोई भी यूज नहीं हमारे बॉडी में सिवाय उसको मार्क्स लगाने के अलावा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल जाता हूँ वही बड़ी जल्दी। तो उसको बोलते हैं अवशेषी अंग, ठीक है। अवशेषी अंग एक कान उसका उदाहरण है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव यानी कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। हमारे जो ब्लड का पीएच मान होता है वह होता है 7.4, ठीक है। और इसका मतलब है क्या, इट्स मीन्स दैट आवर ब्लड इज बेसिक, ठीक है, क्षारीय होता है हमारा ब्लड। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कहाँ पे होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल करता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो ब्लड प्रेशर को एड्रिनल कंट्रोल करता है, ठीक है। एड्रिनल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन है कि रुधिर का थक्का क्लॉट जमने के लिए आवश्यक क्या है। तो दोस्तों रुधिर का थक्का जमने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होता है, वैसे तो विटामिन के बोला जाता है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम, ऑप्शन के हिसाब से मारा जाएगा ना, ठीक है। और विटामिन में पूछे तो विटामिन के राइट आंसर दीजिएगा। अगर इसी तरह दे दिए कोई तो आपको कैल्शियम मारना होगा। क्वेश्चन है कि रुधिर में एंटीस्कंद पदार्थ मिलाया जाता है। तो रुधिर में एंटीस्कंद पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है, तो ताकि ब्लड जो है हमारा क्लॉट ना कर पाए, इसके लिए एंटीस्कंद पदार्थ मिलाया जाता है सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है। तो हमारे शरीर में, एक मिनट यार, सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक कौन से है दोस्तों, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक कौन है। तो ये जो है ट्रिपेनोसोमियासिस एक रोग होता है, इसकी वाहक एक मक्खी होती है, उस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी, सीसी, ठीक है। क्या मक्खी, सीसी मक्खी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि काला आजार, काला आजार ये जो होता है इसके लिए उत्तरदायी कौन सा है। तो लिस्मानिया इसके लिए उत्तरदायी होता है, काला आजार के लिए लिस्मानिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन है मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा जो कुनैन है यह कहाँ से निष्कासित की जाती है। तो दोस्तों अमेजोन के जंगलों में यह जनरली पाया जाता है यह पेड़, उस पेड़ का नाम है सिनकोना, और सिनकोना की जो छाल है उससे मलेरिया की दवा निकाली जाती है, ठीक है। 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं। तो देखिए म से मक्खी और म से मैगट, याद रख लीजिएगा। मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं और मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, यहाँ पे टेडपोल नहीं है, और तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। क्वेश्चन है 47 नंबर, इसमें पूछा गया है कि उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है। तो मतलब कि सिंपल है कि मधुमक्खी का एपीकल्चर हो जाएगा यार, एपीकल्चर मधुमक्खी उत्पादन। और एपीकल्चर के बारे में एक वीडियो मैंने आपको दे दिया है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं कैसे किया जाता है, मैंने देखा था तो सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। क्वेश्चन कि मधुमक्खियों में संचारण कम्युनिकेशन का साधन क्या होता है। तो दोस्तों मधुमक्खियों में एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है, डांस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाच, डांस, नृत्य, ठीक है। और उन सब में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि उन मधुमक्खियों का हेड होता है। सुनने में एकदम कहानी जैसा लगता है कि रानी मधुमक्खी ना। क्वेश्चन है कि टीसी मक्खी, टीसी मक्खी ये जो है कौन सा रोग फैलाती है। तो दोस्तों टीसी जो मक्खी है यह आपका ये स्लीपिंग सिकनेस यानी कि एक हिंदी में बोलते हैं निद्रालु वैघ्राली, जिसमें आपको नींद से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये टीसी मक्खी द्वारा फैल जाता है। इसलिए खाना वाना को ढक के रखिएगा यार, खुले में मत छोड़ दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है आज का कि कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है। ये जो कालाजार रोग है ये किसके काटने से फैलता है। तो दोस्तों ये सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। एक कमेंट में आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग किस राज्य से हैं, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। यार देखिए आप किसी भी राज्य से हैं, मैं झारखंड से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे थोड़ा भेदभाव करूँगा, झारखंड को विशेष सपोर्ट करूँगा, नहीं दोस्त, मैं सभी के लिए इक्वली हूँ यार, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, एक अनुमान हो जाएगा कि हम लोग कहाँ से आप लोग फॉर्म को सबमिट किए हैं, ठीक है, और कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड जीके भी लाऊं ताकि किसी प्रकार का धोखा ना बन पाए, ठीक है। सब कुछ कवर करते जाएंगे, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। एंड आपका क्या राय है बताइएगा। एंड आज का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा
जल्दी आपका आ जाएगा वार्ड अटेंडेंट वालों का रिजल्ट, एंड एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, जल्दी होगा। थैंक यू।